हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सीधा संबंध है हल्द्वानी से। हल्द्वानी कुमाऊँ का सबसे बड़ा शहर है और ये इसको कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक खास हिंसा की वजह से चर्चा में है पूरे भारत में, और लगभग सभी न्यूज़ चैनल्स में हल्द्वानी की खबर को दिखाया जा रहा है। तो जिस वजह से हिंसा हुई, हमारा खास फोकस उस वजह के बारे में नहीं है, उस खास टर्म के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं नजूल लैंड। फिर भी तस्वीरें देख लेते हैं कि जब हिंसा हुई थी हल्द्वानी में तो किस प्रकार की चीज़ें, आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस की टीम पर हमला, पेट्रोल बॉम्ब का फेंकना, और पुलिस ने भी जवाब में कुछ कार्रवाई करी होगी, उस दौरान कुछ लोगों की मौत भी होना। तो ये खबर पिछले 8 तारीख से लेकर अब तक सुर्खियों में बनी हुई है। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिन में 2 बजे हाईकोर्ट का फैसला भी इस संबंध में आने वाला है कि उस एनक्रोचमेंट वाले एरिया में जो सुनवाई होनी है उस पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। तो कुछ दिनों तक और ये खबर चर्चा में रहने वाली है। ठीक। तो इस संबंध में तो जानकारियां हम तक पहुंच ही चुकी हैं, पहुंच ही रही हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन को किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा उस दिन। और वहाँ कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। ठीक। स्टोन पेल्टिंग्स हुई। ठीक है। पुलिस वालों को मारा गया। ठीक है। और फिलहाल अच्छी खबर यह है कि सरकार ने, राज्य सरकार ने, धामी जी ने, जहाँ पर पुलिस थाना जलाया गया था वहाँ पर नया पुलिस थाना स्थापित भी कर दिया है, महिला पुलिस थाना। ठीक है। तो ये कुछ गतिविधियां हमको देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक टर्म हमारी खबरों में लगातार बना हुआ है, उसको कहते हैं नजूल। तो आज की जो टॉपिक जो हम उठा रहे हैं इसका मेन फोकस नजूल लैंड पर ही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि नजूल लैंड क्या होती है, नजूल भूमि क्या होती है, क्या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या नहीं। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इसमें कि नजूल लैंड की जो 3 कैटेगरीज हैं वो क्या क्या है। लेकिन इससे पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या नहीं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमको ले जाता है 1857 की क्रांति के आसपास। हिस्ट्री की बात हो रही है, ये मॉडर्न हिस्ट्री की। तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि 1857 में पूरे इंडिया में लगभग ब्रिटिश एम्पायर स्टैब्लिश है। और 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ने लगभग पूरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। ये बात हम लोग जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन 100 सालों में ब्रिटिश के कुछ मित्र भी रहे होंगे, जमींदार वर्ग रहा होगा, और कुछ उसके विद्रोही भी रहे होंगे। तो अगर मैं कहूँ कि 1857 के आसपास ब्रिटिश जो सब्जेक्ट्स थे वो 2 कैटेगरी के थे। एक तो उनके समर्थन में रहते थे और एक विद्रोही होते थे, एक सपोर्टर्स और एक रिवॉल्यूशनरीज। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो सपोर्टर्स रहे होंगे उन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया होगा, और जो विद्रोही रहे होंगे उन्होंने इनके विद्रोह में आवाज़ उठाई होगी। जो सपोर्टर्स होते थे उनको तो ब्रिटिश का आशीर्वाद मिलता था, इनको आधुनिक हथियार भी मिल जाते थे, इनकी कृपा इन पे बनी रहती थी, ये समझ लीजिए। ठीक है, इनका हाथ इन पे है, तुम हमारा समर्थन करो, हमारा हाथ तुम्हारे ऊपर है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से ही एक ऐसा क्लास, एक ऐसा जमींदार वर्ग ब्रिटिश ने तैयार किया जो इनके समर्थन में अंतिम समय तक बना रहा। ये बात कही जा सकती है। और इसी प्रकार से कुछ विद्रोही थे जिनका दमन होता था, इसमें किसान भी शामिल थे। ठीक है। युवा भी शामिल थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी। इनफैक्ट जब ये विद्रोह करते थे तो सरकार जबरन इनकी भूमि छीन लेती थी और अपनी बना लेती थी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग क्या हो गए, लैंडलेस हो गए होंगे। ठीक है। तो ये सिलसिला हम कह सकते हैं कि 1947 तक चलता रहा होगा। समर्थक के पास तो बहुत सारी भूमि है और जो गैर समर्थक लोग रहे होंगे उनके पास कोई भूमि नहीं है, और है भी तो बहुत कम है। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक, जब भारत आज़ाद हुआ तो जाहिर सी बात है जो ब्रिटिश के पोजीशन में इस प्रकार की जो लैंड थी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन
कैसे किया जाए, इस पर सवाल उठता है। तो उसी प्रकार की लैंड को हम क्या कहते हैं, नजूल लैंड कहते हैं। एक प्रकार की आप कहिए कि सरकारी भूमि है वो, ठीक है, सरकारी भूमि। तो 1947 के बाद हम जानते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे इंडिया में कि किस प्रकार से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। 1951 वाला आपको पता ही होगा, जब 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है। लेकिन लैंड किसको मिली, जो अपने सपोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत कर पाए होंगे उन्हीं को लैंड मिली होगी, जो लोग नहीं कर पाए होंगे उनको लैंड नहीं मिली। यही इसका मतलब। तो आइए देखते हैं कि नजूल लैंड की कैटेगरीज देख लेते हैं क्या होती हैं। नजूल लैंड की 3 कैटेगरीज हैं, अर्थात इरिगेटेड, नॉन इरिगेटेड और बैरन। सरकार इस प्रकार की नजूल भूमि का करती क्या है, ठीक है। तो इरिगेटेड का मतलब ये हुआ, सीधी सी बात समझ में आ रही है इसमें, कि वे ऐसी भूमि होती होगी जिसमें खेती की जा सकती है, यानी कि ये एक एरेबल लैंड है, अर्थात इसमें खेती की जा सकती है, एरेबल लैंड है। लेकिन किसको अलॉट करेगी सरकार? दीज लैंड इज अलॉटेड टू पीपल ऑफ विलेज, जो बैकवर्ड क्लास के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, उनको इस प्रकार की भूमि सरकार अलॉट कर देती है 3 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए देती है? 3 साल के लिए। लेकिन इस प्रकार से अलॉट की गई जो लैंड है इन बैकवर्ड क्लास के लोगों को या शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, इनको इनका मालिकाना हक नहीं है इसमें, वो सिर्फ उसमें खेती कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मालिकाना अधिकार सिर्फ किसका रहेगा? सरकार का ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी भूमि में खेती भी ठीक ठाक हो जाती है, क्योंकि ये इरिगेटेड भूमि है, यानी कि सिंचित भूमि है। दूसरी कैटेगरी नजूल लैंड की है, वो है नॉन इरिगेटेड, अर्थात इसमें इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, स्टिल यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जा सकती है। गेहूं जैसी फसल जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है उसको उगाया जा सकता है, या वे अनाज जिसको कम पानी की आवश्यकता है उसको उगाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये भूमि किसको दी जाती है? तो ये भूमि भी उन्हीं कैटेगरी के लोगों को दी जाती है जो इस कैटेगरी के लोगों को दी गई है, लेकिन इसका टेन्योर कितना हो जाता है? 6 साल का हो जाता है। किसका हो जाता है? 6 साल का हो जाता है, ठीक है। मिलती किसको है? उन लोगों को। अगर हम मालिकाना हक की बात करें तो क्या मालिकाना हक इसमें मिलता है? तो भी उसका जवाब है नहीं। मालिकाना हक किसके पास रहता है? हर हाल में गवर्नमेंट के पास रहता है। तीसरी कैटेगरी आती है बैरन लैंड की, अर्थात बंजर भूमि की। बंजर भूमि भी आवंटित की जाती है इन्हीं कैटेगरी के लोगों को, लेकिन उसकी जो मियाद होती है वो 9 साल की होती है। लोग यही रहेंगे। इस केस में भी जो मालिकाना हक है वो किसके पास रहेगा? सरकार के पास ही रहेगा। किस सरकार के पास रहेगा? सवाल है। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब है राज्य सरकार। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। राज्य सरकार के पास इसका क्या रहता है? अधिकार रहता है। तो क्या बैरन लैंड में कल्टीवेशन नहीं हो सकता? हो तो सकता है। हमने अकबर के पीरियड में पढ़ा था कि किस प्रकार से पोलज, चाचर, बंजर, इस प्रकार की भूमि का जो वर्गीकरण किया गया था, उस टाइप की समझ लीजिए कि बैरन लैंड को 4 से 5 वर्ष तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो गेन हो सके और सीमित मात्रा में ही सही उसमें खेती की जा सके। तो बैरन लैंड इस प्रकार की लैंड हो गई जहाँ पर खेती लंबे समय के अंतराल की जा सकती है। तो इन तीनों कैटेगरी को किसके अंतर्गत रखा जा रहा है? नजूल लैंड के अंतर्गत, ठीक है। तो सरकार जब ये मियाद पूरी होती है तो सवाल यह कि मियाद कितनी होती है? पट्टा, जिसको आपने नाम सुना होगा, पट्टा, है ना। सरकार क्या करती है? पट्टे पर भूमि को दे सकती है। इंग्लिश में इसको लीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीज। तो उत्तराखंड के केस में ये लीज कितने वर्षों की है? 15 वर्ष से लेकर 99 साल तक है। अर्थात सरकार ने जिस व्यक्ति को या जिस कैटेगरी को ये भूमि दी है, वो मियाद जब पूरी होती है तो उसको फिर से क्या करना पड़ता होगा? रीन्यू करना पड़ता होगा, जिसको दी गई है। सरकार अगर चाहे तो फिर से उसको रीन्यू कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है। नहीं करेगी तो क्या करेगी इस भूमि का? इसमें कुछ कल्याणकारी योजनाएं चला सकती है, अस्पताल बना सकती है, डिस्पेंसरीज बना सकती है, स्कूल्स बना सकती है, नगर निगम की बिल्डिंग खड़ी कर सकती है। कुछ ऐसा काम करेगी जिससे क्या हो? जन कल्याण हो। अगर खेती नहीं करवा रही है इन कैटेगरी के लोगों से तो क्या करवाएगी? निर्माण कार्य करेगी।
ठीक है, भवन बना देगी, विकास भवन बना देगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली भूमि किसकी है? सरकार की ही है। तो हल्द्वानी में जो हुआ वो ऐसी लैंड के ऊपर हुआ है जो जिसकी कैटेगरी नजूल भूमि की है और जिसका मालिकाना हक अल्टीमेटली किसका है? सरकार का ही है। तो इस नजूल भूमि के मालिक मलिक कैसे बन गए, सवाल ये है। और मलिक के बगीचे के नाम से मशहूर जो इलाका है जहां पर पक्के निर्माण भी हुए, वो कैसे हुए? तो नगर निगम की टीम ने उस जमीन के मालिक से यही सवाल पूछे होंगे कि इसके आप दस्तावेज दिखा दीजिए। अगर आप दस्तावेज दिखा पाते हैं, भूमि आपकी, नहीं दिखा पाते हैं तो भूमि सरकार की। इसी तरीके से क्लैश हुआ और उस दिन हिंसा काफ़ी भड़क गई। हल्द्वानी में लगभग 2.5 से 3 दिनों का कर्फ्यू भी लगा रहा और उस खास इलाके में जहाँ पर एक खास समुदाय के लोग रहते हैं, अभी भी कर्फ्यू वहाँ पर इम्पोज किया गया है। तो ये खबर कुछ दिनों तक चर्चा में रहेगी और एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और इस खबर के साथ भी। ठीक है, न्यूज़ चैनल्स में हो सकता है कि 2 बजे के बाद जो फैसला हाईकोर्ट का है, देखते हैं आज की खबर क्या मिलती है। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।